दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे CGPTTM पेटेंट एग्जामिनर मेंस एग्जाम की। जैसे कि आप सभी को पता है कि अभी 25 जनवरी को पेपर होने वाला है और केमिस्ट्री का पेपर सब्जेक्टिव है। ठीक है, तो किन चीज़ों का आपको खासकर ध्यान रखना है इसमें, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। अपने एक्सपीरियंस के साथ बताना चाहूंगी किन किन चीज़ों का आपको सब्जेक्टिव पेपर में ध्यान रखना होता है, जो बहुत ज़रूरी है दोस्तों। ठीक है, तो एक एक करके हम सारे पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला इशू जो सब्जेक्टिव पेपर में आता है वो है दोस्तों स्पीड का। क्यों? क्योंकि दोस्तों हमारी ना सब्जेक्टिव लिखने की आदत ना धीरे धीरे कम हो जाती है, हम बहुत ज़्यादा नहीं लिखते हैं सब्जेक्टिव। तो इससे ना हमारी स्पीड, अब सीधा एग्जाम डे में लिखेंगे तो क्या होगा, स्पीड नहीं बन पाएगी। ठीक है, क्योंकि लिखने की आदत तो है नहीं। दूसरा दोस्तों, हमारे हाथ भी दर्द करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना है दोस्तों, अभी आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम तो है नहीं, 5-6 दिन है, तो आप क्या कर सकते हैं दोस्तों, आपके पास पेटेंट के लास्ट 2 ईयर्स के पेपर्स अवेलेबल है, 2018 का और 2015 का। ठीक है, मेंस का पेपर अवेलेबल है वेबसाइट्स पे, तो वहां से पेपर को डाउनलोड करिए। आप उन दोनों पेपर को प्रॉपर तरीके से सॉल्व करिए जैसे आप एग्जाम में सॉल्व करेंगे। ठीक है, प्रॉपर तरीके से आप वहाँ पे हर एक क्वेश्चंस को लिखिए जैसा आप एग्जाम में लिखेंगे सब्जेक्टिव। ठीक है, तो वैसे आप लिख कर देखिए दोनों पेपर्स को। अगर आप उन दोनों पेपर को अच्छे तरीके से सॉल्व कर लेते हैं एग्जाम देने से पहले, तो एक तो आपकी रिविजन हो जाएगा, अच्छा खासा रिविजन भी होगा। दूसरा, लिखने की प्रैक्टिस हो जाएगी। आपको आइडिया हो जाएगा कि आप 3 घंटे में कितना लिख पा रहे हैं, तो उससे कहीं ना कहीं आप टाइम मैनेज भी करना सीख जाएंगे। आपको एक आइडिया हो जाएगी कैसे आपको स्पीड के साथ टाइम मैनेज करना है एग्जाम डे वाले दिन। ठीक है, तो आप प्लीज उन दोनों पेपर को जरूर सॉल्व करना। अभी आपके पास टाइम है, आप इजिली दोनों पेपर सॉल्व कर सकते हैं, इसलिए मैं बहुत ज्यादा नहीं बोल रही हूँ। बस आप वो 2 पेपर भी सॉल्व कर लेंगे तो आपको ईजी रहेगा एग्जाम डे वाले दिन। क्योंकि मैं अगर अपने GSI के एक्सपीरियंस के साथ बताऊं दोस्तों, तो मैंने कोई प्रैक्टिस नहीं की थी, मैंने सीधा एग्जाम डे वाले दिन लिखा था। तो मुझे बहुत ज़्यादा इशू हुआ था पेपर 1 में। जब मैं पेपर 1 दे रही थी तो मेरा बहुत ज़्यादा हाथ पेन कर रहा था और मेरी स्पीड भी नहीं बन पा रही थी अच्छे से। लेकिन जब मैंने पेपर 1 दे दिया तो पेपर 2 और पेपर 3 में कहीं ना कहीं मुझे आइडिया हो गया था कि कैसे मुझे स्पीड को मैनेज करना है और कैसे टाइम मैनेज करना है। ठीक है, तो इसलिए मैं बोलूँगी कि आप वो चीज़ पहले ही कर ले तो अच्छा रहेगा। बिकॉज यहाँ तो कोई सब्जेक्टिव पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 नहीं है, एक ही पेपर है सब्जेक्टिव, उसी में आपको करना है जो करना है। ठीक है, ओके, तो ये थी स्पीड की बात। उसके बाद बात आती है दोस्तों टाइम मैनेजमेंट की। तो स्पीड अगर आप मैनेज कर लेंगे तो टाइम तो अपने आप ही मैनेज हो जाएगा। लेकिन टाइम मैनेजमेंट में मैं आपको 1-2 पॉइंट्स और बताऊंगी दोस्तों। जो क्वेश्चंस आपको अच्छे से आते हैं वो आप पहले अटेम्प्ट करना। ठीक है, ऐसा नहीं कि जिन कुछ क्वेश्चंस में हमें देखो श्योरिटी नहीं होती है, हमें लगता है कि मुझे कच्चा पक्का आता है, अच्छे से आता, अच्छे से नहीं आता, तो अगर वो आप पहले अटेम्प्ट करेंगे ना दोस्तों, उससे क्या होगा ना कि आप उस टाइम सोचने में भी टाइम लगा रहे होंगे कि अच्छा और मैं क्या लिख सकता हूँ, तो शुरू में ही आप कुछ क्वेश्चंस में बहुत ज़्यादा टाइम लगा देते हैं, उससे फिर बाद में जो क्वेश्चंस आते हैं अच्छे से उनको भी हम उतने अच्छे से अटेम्प्ट नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए दोस्तों स्टार्टिंग में आपसे वही क्वेश्चंस करना जो आपको अच्छे से आते हैं, ओके, जिनमें आपको लगता है कि एक्यूरेसी ज़्यादा है आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो उनको पहले अटेम्प्ट करना। ठीक है, उसके बाद आप बाकी क्वेश्चंस पे आना। इससे दोस्तों क्या है ना, एक तो प्रेशर भी कम होता है, क्योंकि आप पहले अगर वो क्वेश्चंस कर चुके हो जो आपको अच्छे से आता है, तो कहीं ना कहीं होता है कि हाँ मैंने लगभग 50-60% पेपर कर लिया है, अब मुझे बाकी क्वेश्चंस देखने हैं, तो मेरा कहीं ना कहीं जो एग्जाम प्रेशर होता है ना वो कम हो जाता है, क्योंकि आप काफी क्वेश्चंस कर चुके हो। शुरू में ही आपने टफ क्वेश्चंस ले लिए जो आपको आते नहीं है, तो शुरू में ही प्रेशर क्रिएट हो जाएगा और फिर वो एंड तक बना रहेगा, तो इससे प्रेशर भी कम होगा दोस्तों। एक और बात मैं बोलूँगी टाइम मैनेजमेंट के लिए, जो कि कहीं ना कहीं आंसर राइटिंग स्किल्स से रिलेट होती है। तो दोस्तों आंसर राइटिंग स्किल्स में हम बात करें तो आंसर्स लिखते वक्त आपको पैराग्राफ्स नहीं लिखना है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रही हूँ, ध्यान से सुनना। आंसर लिखते वक्त आपको पैराग्राफ्स नहीं लिखना है, कहानियां नहीं बनानी है, आपको पॉइंट्स में आंसर लिखने हैं। एक तो पॉइंट्स में आंसर लिखने हैं, दूसरा जहाँ पे आप ब्लॉक्स के साथ या डायग्राम्स के साथ चीज़ों को एक्सप्लेन कर सकते हैं, तो वहाँ पे उतने ज़्यादा डायग्राम्स या ब्लॉक रिप्रेजेंटेशन बना के, जैसे इंस्ट्रूमेंटेशन वाले क्वेश्चंस होते हैं या जो भी मतलब जहाँ पे डायग्राम बन सकते हैं, ग्राफिकल क्वेश्चंस होते हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन वाले, तो वहाँ पे जितना ज़्यादा आप डायग्रामेटिकली या ब्लॉक्स के थ्रू आप आंसर को एक्सप्लेन कर सकते हैं तो वो आप करिए। और साथ में पॉइंट्स में आंसर्स को लिखिए, आपको पैराग्राफ्स नहीं लिखने हैं, पॉइंट्स में आंसर्स लिखने हैं। ठीक है, इससे क्या होगा दोस्तों, एक तो दिखने में अच्छा लगेगा,
तो जब भी कोई आपका एग्जाम मतलब कॉपी चेक कर रहा होगा तो उसको अच्छा लगेगा कि हाँ भी आंसर अच्छा लिखा हुआ है, रिप्रेजेंटेशन स्किल सामने वाले बंदे की अच्छी है, तो एक तो आंसर दिखने में अच्छा लगेगा। दूसरा दोस्तों, आप कम स्पेस में, बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं होता है, ठीक है, एक गिवन स्पेस में आप एक बहुत अच्छे से अपने आंसर को एक्सप्लेन कर सकते हो, ठीक है। तो अगर आपने पैराग्राफ लिखा है तो सामने वाले का पढ़ने का भी मन नहीं करेगा कि अरे क्या लिखा है, कहाँ क्या पढ़ूँ क्या नहीं पढ़ूँ। पॉइंट्स में होगा तो टू द पॉइंट आपने वो पढ़ने में भी मजा आएगा, ठीक है, जब कोई भी कॉपी आपकी चेक करेगा तो। तीसरा दोस्तों, आप पॉइंट्स में आंसर लिख रहे हैं, डायग्राम के साथ आंसर लिख रहे हैं तो टाइम भी कम लगता है दोस्तों इसमें, तो आप कहीं ना कहीं टाइम भी मैनेज कर पा रहे हो। तो इसे कोई हम कहते हैं दोस्तों आंसर राइटिंग स्किल्स। तो क्या बोला मैंने, जितना ज़्यादा डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन के साथ आप अपने आंसर्स को देंगे, जहाँ कर सकते हैं, हर किसी में ऑब्वियसली बात है डायग्राम्स नहीं बनेंगे, जहाँ जहाँ पॉसिबिलिटी है वहाँ आप डायग्राम्स बनाइए। दूसरा, पॉइंट्स में आंसर दीजिए, पैराग्राफ्स नहीं लिखने हैं, ठीक है। एक और दो बात मैं दोस्तों आपको आंसर राइटिंग में बताऊंगी कि सबसे पहले लिखो गिवन, क्या है क्वेश्चन में गिवन वो लिखिए। उसके बाद आप अपना इंट्रोडक्शन या सॉल्यूशन पार्ट पे आइए। जैसे कि मान लो किसी क्वेश्चन में, जैसे एग्जांपल ले रही हूँ मैं, वॉल्डन्स रूल से क्वेश्चन आया है कोई, तो आप इनिशियल इंट्रोडक्शन में क्या करेंगे, वॉल्डन्स रूल को एक्सप्लेन करेंगे कि व्हाट इज वॉल्डन्स रूल, ठीक है। उसके बाद आप सॉल्यूशन में उस क्वेश्चन को, मेन बॉडी जो है सॉल्यूशन की, उस क्वेश्चन को क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे, सॉल्व करेंगे, और लास्ट में आपको कंक्लूजन भी लिखना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी रिप्रेजेंटेशन को काफी इफेक्टिव बनाता है आंसर को। तो इससे मतलब कॉपी चेक करने वाले को बहुत अच्छा लगेगा कि हाँ कुछ तो अच्छा लिखा है, उसको पता है कि कैसे आंसर्स को रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले गिवन, देन आपका इंट्रोडक्शन पार्ट में जो भी क्वेश्चन में पूछा है उससे रिलेटेड कोई इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, न्यूमेरिकल है तो फॉर्मूला होगा, या कोई थियोरेटिकल पार्ट है, कोई लॉ है तो उसकी डेफिनेशन होगी, कोई डेफिनेशन है या फॉर्मूला है, जो भी है वो आप इंट्रोडक्शन पार्ट में लिखिए, उस चीज़ को एक्सप्लेन करिए, ठीक है। उसके बाद सॉल्यूशन में आपको उस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, लास्ट में कंक्लूजन। तो ये है दोस्तों आंसर राइटिंग स्किल्स जिनका आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो अगर आपकी आंसर राइटिंग स्किल्स अच्छी होंगी तो कहीं ना कहीं आपका टाइम भी मैनेज हो जाएगा। तो ये कुछ बातें थी जो मुझे शेयर करनी थी कि कैसे आपको स्पीड मैनेज करनी है, कैसे टाइम मैनेज करना है, कैसे प्रेशर और स्ट्रेस को मैनेज करना है, और कैसे आपको अपने आंसर को लिखना है गिवन स्पेस में, ठीक है, और फुल एक्सप्लेनेशन के साथ। ओके, तो प्लीज अवॉइड पैराग्राफ, ओके। कहानियां नहीं बनानी है, टू द पॉइंट बात करनी है, बहुत ज्यादा नहीं लिखना है, ठीक है। ओके, तो आई होप आपको इससे हेल्प मिलेगी दोस्तों। तो ऑल द वेरी बेस्ट, बहुत अच्छे से अपना एग्जाम देना है, फोड़ के आ जाना, ठीक है। चलो बाय बाय, टेक केयर।